हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती के लिए कंप्यूटर का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, उसमें हमने 3 क्लास कर लिया है। आज हमारी एमसीक्यू की 4th क्लास है, जिसमें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी के बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू आपके पेपर में बन सकते हैं या आए हुए हैं, सभी को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारी एमसीक्यू की 4th क्लास है। इसके पहले की क्लास अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 3 क्लास जो हो चुकी है उसको देख सकते हैं। डेली हमारी 2 बजे आपको एमसीक्यू की क्लास मिल रही है और आज 4थी क्लास है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम और लगातार आपके लिए ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो की सीरीज लाते रहें। और अंत में मैं कल का टॉपिक आपको बताऊंगा कि कल किस टॉपिक से हम एमसीक्यू करने वाले हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आप हॉस्टल वार्डन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच चल रहा है, 999 रुपए इसका प्राइस है। शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं, रायपुर और भिलाई ब्रांच दोनों में ये बैच चल रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड तो आप ये नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो ये जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यू हो रहे हैं या अदर जितने भी हमारी क्लासेस होंगी, अगर आपको उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीजीपीएससी नॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी रहेगी। वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विशिष्टता फिल इन द ब्लैंक्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है? आपका क्वेश्चन है मल्टीमीडिया, वर्ड्स, कैरेक्टर्स या नंबर्स। क्वेश्चन है कंप्यूटर विशिष्टता फिल इन द ब्लैंक्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है, मल्टीमीडिया, वर्ड्स, कैरेक्टर्स या नंबर्स। तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर में काम करता है, 0 और 1। ठीक है, तो जिसको बाइनरी डिजिट यानी 0 1 को हम क्या बोलते हैं? एक बीट बोलते हैं। और आपका 8 बीट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। क्लियर है? 0 1 क्या है कंप्यूटर के लिए? बीट है। ठीक है, और 8 बीट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। और इन्हीं बाइट्स के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है? तो आपका आंसर यहां पर होने वाला है वर्ड्स। याद रखना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस चीज को याद रखना। पेपर में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ड्स क्या है? वर्ड्स और कुछ नहीं, याद रखिएगा आपका, जैसे कि बाइनरी डिजिट को हम बीट बोलते हैं, तो 8 बीट मिलकर क्या बनाते हैं? 8 बीट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। और इसी बाइट के संग्रह को ही वर्ड्स कहते हैं। तो याद रखना, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द 2 गीगाफ्लॉप्स का क्या इंगित करता है? यानी शब्द आपका 2 गीगाफ्लॉप्स किस चीज को इंगित करता है? पहला, सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज की गति से चल रहा है। सीपीयू स्मृति डाटा अंतरण की गति 2 GB पर सेकंड है। माध्यमिक स्मृति स्थान यानी सेकेंडरी मेमोरी स्पेस 2 × 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर है। प्रणाली 2 × 2 की पावर 30 चल बिंदु संक्रिया यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। यानी 2 गीगाफ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? आपके पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो 2 गीगाफ्लॉप्स या गीगाफ्लॉप्स होते हैं, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को बताते हैं, यानी कंप्यूटर कितनी अच्छी गति से चल रहा है, उसके प्रोसेसिंग की क्या गति है, ये आपको बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रणाली 2 × 2 की पावर 30 चल बिंदु संक्रियाएं यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। यानी 2 गीगाफ्लॉप्स क्या बताता है आपको? 2 गीगाफ्लॉप्स आपको बताता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की गति क्या है, कंप्यूटर के वर्क करने की गति क्या है, उसको इंगित करता है 2 गीगाफ्लॉप्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बीट, रिकॉर्ड या फाइल? तो मैंने आपको बताया बाइनरी 0 1, तो कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। अब आपका 8 बीट मिलकर एक बाइट बनाता है।
क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बीट का संक्षिप्त नाम है, यानी बीट किसका संक्षिप्त नाम है? बाइनरी सिस्टम, डिजिटल बाइट, बाइनरी डिजिट या बाइनरी यूनिट? बीट किसका संक्षिप्त नाम है? तो अभी मैंने 2-3 बार आपको एक्सप्लेन करते हुए ये वर्ड बोला है। बीट किसका संक्षिप्त नाम है? बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम होता है बीट। तो बीट किसका संक्षिप्त नाम है? बाइनरी डिजिट का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? एक बीट डाटा संग्रहित करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, वेक्टर या एनकोडर? एक बीट डाटा संग्रहित करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो एक बीट यानी बाइनरी डिजिट 0 और 1, ये डाटा को संग्रहित करने के लिए जो आपका सर्किट का प्रयोग होता है उसका नाम होता है फ्लिप फ्लॉप। याद रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग एक बिट डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहां रखा जाता है? जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहां रखा जाता है? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या प्रोग्राम मेमोरी में? जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तो उसको कहां पे रखा जाता है? तो इसको कहां पे रखेंगे? मेन मेमोरी में रखेंगे। मेन मेमोरी भी दो तरीके की होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी डेटा को प्रोसेसर यूज कर रहा है तो वो प्रोसेसर कहां पे होगा? मेन मेमोरी पर डाटा को भेजेगा, वहीं से उसको यूज करेगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी है? निम्न में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी है? रैम, सीडी रोम, रोम या ईप्रोम? इनमें से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है? वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा मेमोरी जब आप यूज कर रहे हो, लाइट गोल हो गई, मान लेते हैं लाइट गोल हो गई तो वो मेमोरी अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी कौन सा इसमें ऐसे मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल मेमोरी है, जो लाइट गोल होते ही आपका खत्म हो जाएगा? रैम, सीडी रोम, रोम या ईप्रोम? तो सीधी सी बात है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये वॉलेटाइल मेमोरी है कि इसमें जो भी डाटा जाता है, अगर बिजली गुल हुई तो उसी समय ये डाटा नष्ट हो जाएगा। तो रैम आपका वॉलेटाइल मेमोरी है। चलिए, और यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह फिल इन द ब्लैंक्स उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी वह फिल इन द ब्लैंक्स उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति यानी मेमोरी में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को मेमोरी में जारी किया जाता है तो इस बीच के टाइम को क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम, साइकिल टाइम, राइट टाइम या सीक टाइम? तो सभी को पता है कि एक मेमोरी से डेटा दूसरे मेमोरी में जारी या कंप्यूटर को फंक्शन करने के बीच जो लिटिल टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि? रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी, कम समय के लिए मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, या प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, या परिवर्तनशील होता है, या इसमें कम क्षमता होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये मेन मेमोरी के अंतर्गत एक अस्थायी मेमोरी होती है। और अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है? इसमें आने वाला डेटा लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसी के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, या परिवर्तनशील होती है, इसलिए रैम का प्रयोग शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर थोड़े समय के लिए रुकता है यानी अटक जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रम का आदेश कहां पर अटक जाता है? तो सभी को पता, अगर कोई कंप्यूटर क्रमादेश जारी कर रहा है तो थोड़े समय के लिए डेटा कहां पर जाकर स्टोर होगा? रैम पर जाकर स्टोर होगा, और उसी को फिर आगे यूज किया जाता है। और रैम में जो डेटा आता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रैम होगा, ए होगा। यानी जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश रैम पर अटकता है शुरू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन गलत है। मुख्य मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी सीमित भंडारण क्षमता होती है, डी रैम एस रैम को से धीमा होता है। कौन सा गलत है? मुख्य मेमोरी आपका गौण मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है या डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से धीमा होता है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, जो मुख्य मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। मुख्य मेमोरी में आपके जो ये सब आप पढ़ते हैं रैम, रोम, ई प्रोम, ये सब मुख्य मेमोरी में ही आते हैं। अब मुख्य मेमोरी भी दो भागों में बटी होती है, एक होता है स्थायी मेमोरी, एक होता है अस्थायी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं? जो आपका सीडी, डीवीडी ये सब जो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी है। तो सीडी, डीवीडी इन सब की तो भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उसमें अधिकतम भंडारण क्षमता वाली चीजें आ जाती है। तो यहां पर लिखा है मुख्य मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है, ये गलत है। सेकेंडरी मेमोरी में ज्यादा भंडारण क्षमता हो सकती है। डी रैम यानी डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से धीमा होता है, तो बिल्कुल सही है। जो डायनेमिक रैम होता है वो स्टैटिक रैम की तुलना में धीमा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है? एक गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है। सेकंड, समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ता होता है। क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है। सेकंड है, समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ता होता है। कौन सा सही है? तो देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है, गलत है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है रैम, ये तो थोड़े समय के लिए डेटा स्टोर करती है और ये कंट्रोल यूनिट के पास रहती है। रैम ये सब वो तुरंत डेटा पहुंचाते हैं, तो इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कम होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? ज्यादा होता है, इसलिए ये पॉइंट गलत है। समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ते होते ही, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम अस्थायी मेमोरी है क्योंकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इसमें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि मैंने शुरू में भी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर इसमें पावर सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी तो रैम का डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आंसर होगा? रैम अस्थायी मेमोरी होती है। क्यों? यानी अस्थायी मेमोरी यानी रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहां पर आपका इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रैम, सीडी रोम, रोम या सीपीयू, किसी भी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो किसी भी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? रोम है, रीड ओनली मेमोरी। जब ऑपरेटर जो है जब कंप्यूटर को बनाता रहता है या जो कंप्यूटर के उत्पादन करता है या बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है, वो बनाते समय एक मेमोरी उसमें लगाता है जिसको प्रोग्राम करके डाल दिया जाता है कंप्यूटर में, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, जिसको केवल पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना है तो उसके लिए फिर पी रोम आता है, ई पी रोम आता है, वो सब अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा? रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस टाइम के आधार पर किस प्रकार की स्मृति सबसे तेज होती है? रैम, कैसे, सीपीयू रजिस्टर या रोम? एक्सेस टाइम यानी तुरंत निर्णय लेना है, तुरंत डेटा देना है। एक्सेस टाइम के आधार पर कौन सी स्मृति यानी मेमोरी सबसे तेज है? रैम, कैसे, सीपीयू रजिस्टर या रोम? तो सबसे नजदीक कौन होता है? रजिस्टर सबसे नजदीक होता है कंट्रोल यूनिट के आसपास, वो तुरंत डेटा देता है और तुरंत डेटा देता है, यानी इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो सबसे कम होता है। तो इसका आंसर होगा सी, सीपीयू रजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या इनमें से कोई नहीं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं?
तो इसको मैंने पहली क्लास में जब क्वेश्चन कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर कोई भी अगर बनता होता है तो हार्डवेयर में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जो उस हार्डवेयर को प्रोग्रामिंग की गई रहती है उस सॉफ्टवेयर में जो हार्डवेयर को चलाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फर्मवेयर। जब आपका बूटिंग प्रोसेस होता है कंप्यूटर का तब वहां पे फर्मवेयर काम में आता है। तो याद रखिएगा कि बायोस जब होता है, बायोस का बूटिंग प्रक्रिया होती है, बायोस आता है, बायोस पूरा बूटिंग प्रक्रिया संचालित करवा रहा है, तो उसी समय फर्मवेयर काम में आता है। और फर्मवेयर को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, फर्मवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। यानी बिजली बंद हो गई और उसके बाद भी जो स्टोरेज यानी मेमोरी अपना डाटा बनाए रखती है उसको क्या कहते हैं। वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज या नॉन डायरेक्ट स्टोरेज। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, बिजली गुल हुई वैसे ही वो डेटा खो देगी, यानी वो क्या थी, वोलेटाइल मेमोरी थी। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो डेटा को अपने बनाए रखती, जैसे रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम कर दिया गया उसको किसको संशोधित नहीं कर सकते, ईपीरोम, रैम, ईईप्रोम या रोम। किसको एक बार अगर डाटा संग्रहित कर दिए तो उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ईपीरोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जो प्रोग्राम पहले से है उसको इरेज करके नया प्रोग्राम लोड कर सकता है, नाम से स्पष्ट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें तो आपका जो है संशोधित नहीं किया जा सकता बोल रहा है, इसमें भी हो जाता है। ईईप्रोम, इसमें भी आपका देख लो वही, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी हो जाता है। रोम, रोम ऐसा है जो एक बार अगर जिसमें जो डेटा डाल दे उसको संशोधित नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। रोम मेमोरी है किस लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया नाम में लिखा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी ये केवल पढ़ने के लिए होता है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या फ्रोम। रोम क्या कौन सा ऐसा किस्म है जिसमें डाटा केवल एक बार ही अंकन किया जा सकता है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या फ्रोम। तो आपको पता है यहां पर एक ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा केवल एक ही बार स्टोर हो सकता है। यहां पर देखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्राम को इरेज करो, मिटाओ, फिर नया प्रोग्राम डाल दो। यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिकल आपका यहाँ पर आएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर भी वो हो सकता है। तो रोम के लिए अंतर्गत प्रोग्रामेबल रोम जो होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, उसमें केवल एक बार डेटा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। तो आज हमने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन किए हैं। आज थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई थी जिसके कारण मैं एक्स्ट्रा 5-6 क्वेश्चन और नहीं करा पाया, उसका मैं टाइप नहीं कर पाया था। तो इसका जो हम कल करेंगे जो चैप्टर, वो इसी का सेकंड पार्ट होगा। यानी आपको स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी के बारे में और चीज पढ़ना है। हमने प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के क्वेश्चन कल करेंगे। यानी आज तो हमने मेन प्राइमरी मेमोरी के क्वेश्चन किए हैं, तो कल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी के एक और क्लास करके लाएंगे और उसमें भी हम इससे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हुए होंगे। कितने क्वेश्चन सही है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं या शेयर करना भूल जाते हैं, और कई लोग तो चैनल में वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन तब भी वो आप वहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो ऐसा मत कीजिए, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी लगातार ऐसे ही सपोर्ट करते हुए आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।